गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम फिर से आपके लिए जीआईटी सिस्टम का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक इज अपेंडिसाइटिस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है, उसके बाद ही समझ में आएगा कि अपेंडिसाइटिस का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से ये अफेक्ट करती है एक चाइल्ड की हेल्थ को और किस टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं अपेंडिक्स के अंदर अपेंडिसाइटिस होने की वजह से। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपेंडिक्स से। इट इज़ ए थिन ट्यूब इन लोअर एब्डोमेन वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन मीट्स लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये एक ट्यूब होती है, एक पतली ट्यूब होती है जो कहाँ पे अटैच होती है, सिचुएटेड होती है, जो अपना लोअर राइट एब्डोमेन एरिया होता है वहाँ पे, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है उस एरिया पे, यानी कि इलियोसिकल जॉइंट जो होता है वहाँ पे एक थिन ट्यूब प्रेजेंट होती है, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, अपेंडिक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स की। एक्चुअली में अपेंडिक्स का फंक्शन क्या होता है, तो इसका कोई एग्जैक्ट फंक्शन तो पता नहीं है, अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं, बट इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस फॉर गुड बैक्टीरिया। ये जो गुड बैक्टीरिया, जो नॉर्मल फ्लोरा होता है अपने बॉडी के लिए, जो बेनिफिशियल होते हैं, उन बैक्टीरिया के लिए स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, सीक्रेट म्यूकस सीक्रेट होता रहता है जो इंटेस्टाइन के अंदर ड्रेन होता है और इंटेस्टाइन को स्मूथ बनाता है। तो ये दो काम होते हैं इसके, मेनली रूप से किसके, अपेंडिक्स के। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स का मतलब समझ में आ चुका है, और आइटिस जहाँ पे जुड़ा हुआ होता है दैट मीन्स इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो अपेंडिसाइटिस क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ओके, अब आपको डायग्राम दिखाते हैं किस तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसा कि आप नॉर्मल कंडीशन में देख पा रहे हैं, कोई इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं है, एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही जहाँ इलियोसिकल जॉइंट होता है यहाँ पे। अब इसके कारण कोई भी ड्यू टू सम फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं, इन्फ्लामेशन हो चुकी है और ये क्या है, स्वॉलन हो चुका है अपेंडिक्स। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोल देंगे अपन, अपेंडिसाइटिस बोल देते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की, कोजेज की या एटियोलॉजी की, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपेंडिसाइटिस को लीड करते हैं। फर्स्ट वन बात करें, एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन अपेंडिक्स ओपनिंग ड्यू टू इंजरी, ट्यूमर या फेसिलत। किसी भी वजह से वहाँ पे जो ओपनिंग होती है अपेंडिक्स की, उसके अंदर, उसके ओपनिंग के अंदर या उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जो म्यूकस ड्रेन हो रहा था वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और वहाँ पे एक्यूमुलेशन के कारण इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये भी किसको लीड कर सकता है, अपेंडिसाइटिस को। अब ये किसकी वजह से हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, या तो कोई इंजरी हो चुकी है या कोई ट्यूमर प्रेजेंट है वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर, वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है उसकी ओपनिंग को, या फेसिलत जो हार्ड स्टूल वहाँ पे ट्रैप हो चुका है उसके ओपनिंग को ब्लॉक कर रहा है। तो ये कंडीशन भी किसको लीड कर सकती है, अपेंडिसाइटिस को। ओके, नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स और इंटेस्टाइन दैट लीड स्वेलअप ऑफ अपेंडिक्स। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, इंटेस्टाइन में हो चुका है, तो वहाँ से भी ये स्प्रेड हो सकता है किसमें, अपेंडिक्स में। एंड या सीधा ही अपेंडिक्स के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है तो वो किसको लीड कर देगा, अपेंडिसाइटिस को। तो ये क्या हो गए, मैन फैक्टर्स हो गए। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अपेंडिसाइटिस क्रिएट होता है, कोई भी फैक्टर्स की वजह से या कोई भी ब्लॉकेज की वजह से। तो इस टाइप से, जैसे कि नॉर्मल ये कॉलन होता है, कॉलन से यहाँ पे अपेंडिक्स जुड़ी होती है, और जैसे कोई फेसिलत, ट्यूमर या कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव सब्सटेंस क्या होगा, इसकी ब्लॉकेज कर देता है, इसके अंदर जाके या फिर इसके ओपनिंग के ऊपर ट्रैप होके इसको ब्लॉक कर देगा, जिस कारण ये जो म्यूकस सीक्रेट होता रहता है ये क्या होगा, बाहर ड्रेन नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। और जैसे इन्फेक्शन क्रिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और इन्फ्लामेशन हो रही है अपेंडिक्स की, तो इसे ही क्या बोल देते हैं अपन, अपेंडिसाइटिस बोल देते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपेंडिसाइटिस क्रिएट होता है। अब बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एक बेबी के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर जिसको अपेंडिसाइटिस की कंडीशन हो चुकी है। तो मेनली रूप से जो साइन देखने को मिलेगा वो मैक बर्नी पेन मिलेगा, पेन एट राइट लोअर एब्डोमेन। जो मैक बर्नी पेन देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये पेन होता है वो कहाँ पे होता है, मैक बर्नी पॉइंट पे होता है, इसलिए इसको मैक बर्नी पेन बोल रहे हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, पेन एट द राइट लोअर एब्डोमेन, क्योंकि ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, अपेंडिक्स राइट लोअर एब्डोमेन पे सिचुएटेड होती है। ठीक है, अब आपको डायग्राम दिखाते हैं एक्चुअली में मैक बर्नी पॉइंट कहाँ पे होता है। अम्बिलिकस से 2/3 नीचे, और जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है उससे 1/3 ऊपर। ठीक है, इस पार्ट पे एक पॉइंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, मैक बर्नी पॉइंट बोलते हैं,
यहाँ पे क्या होती है, अपेंडिक्स सिचुएटेड होती है। अब अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो पेन भी कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। तो ये मेन साइन देखने को मिलता है, मैकबर्नी पेन या फिर पेन एट राइट लोअर एब्डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम की बात कर रहे थे। अब इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो क्या देखने को मिलेगा, फीवर, लो टू माइल्ड फीवर देखने को मिलता है विद चिल्स के साथ। थोड़ा क्या ठंड भी लगेगी चाइल्ड को और थोड़ा फीवर होगा, टेम्परेचर थोड़ा एलिवेट हो जाता है, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा बहुत एलिवेट हो जाता है ड्यू टू द इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है और इंटेस्टाइन के अंदर भी स्प्रेड होता है, तो क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है बिना किसी इलनेस के। बिना किसी इलनेस के अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग आ रही है तो ये किसको इंडिकेट करता है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन हो चुकी है। नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं, और चाइल्ड रिफ्यूज टू ईट, क्योंकि अब आगे वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वगैरह भी लॉस होने लगते हैं, पेन होने लगता है, तो बेबी क्या होगा, रिफ्यूज कर देगा कुछ खाने, उसको खिलाएंगे दूध वगैरह पिलाएंगे तो वो पिएगा नहीं, मना कर देगा, लॉस ऑफ एपेटाइट बोल सकते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड ब्लोटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ब्लोटिंग होने लगती है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के कारण। रिबाउंड टेंडरनेस, या फिर इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं ब्लमबर्ग साइन बोलते हैं। अब ब्लमबर्ग साइन या रिबाउंड टेंडरनेस क्या होती है, व्हेन अप्लाई प्रेशर ऑन द साइट ऑफ पेन देन पेन वुड बी रिलीव्ड एंड इफ रिलीज द प्रेशर देन सीवियर पेन अकर्स अगेन। जैसे ही जहाँ पे पेन हो रहा है, मैकबर्नी पॉइंट पे पेन हो रहा है, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे पाम ऑफ हैंड से, तो जैसे ही प्रेस करते हैं तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से पेन रिलीव हो जाता है। जैसे ही वापस से हम रिलीव कर देते हैं प्रेशर को, वापस से अपन प्रेशर हटा लेते हैं वहाँ से जिस पॉइंट पे पेन हो रहा है, तो वापस से पेन होने लग जाता है। तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी, रिबाउंड टेंडरनेस। और ये क्या पता चल जाएगा इससे, अगर किसी को ऐसा हो रहा है, दैट इंडिकेट द अपेंडिसाइटिस। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी, या तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ जाते हैं अचानक से एक बार इन्फेक्शन होने की वजह से, और थोड़ी देर बाद में लॉन्ग टर्म तक अगर कंडीशन मेंटेन रहती है तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट लॉस हो जाएंगे, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, पेन वाइल यूरिनेटिंग ड्यू टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही बेबी यूरिनेट करेगा या यूरिनेशन करेगा तो क्या होगा, पेन क्रिएट होगा, क्योंकि यूरिनेशन करते तब क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एब्डोमिनल मसल्स और यूट्रस की मसल्स कॉन्टैक्ट होती है, तब जाके यूरिन पास आउट हो पाता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, पेन क्रिएट होगा। ठीक है, अब पता लग चुका है कि किसी को अपेंडिसाइटिस हो चुका है, सिम्टम्स वगैरह भी शो हो रहे हैं, और अब कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होगा, अब बात करने वाले अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो फर्स्ट वन होगा मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। कुछ मेडिकल हिस्ट्री देख लेंगे, पीछे कुछ उसको इंटेस्टाइनल कोई इन्फेक्शन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं था पास्ट हिस्ट्री में उसकी, और फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं जो साइन सिम्टम कौन कौन से अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन। उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, और ब्लड टेस्ट में क्या होगा, WBC इंक्रीज मिलेंगी, WBC इंक्रीज मिल रही है, दैट इंडिकेट द इन्फेक्शन हो चुका है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिससे क्या होगा, इन्फ्लाम्ड अपेंडिसाइटिस शो होगी कहाँ पे, अल्ट्रासाउंड के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट वन जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा वो CT स्कैन टू डिटेक्ट द अपेंडिसाइटिस। ओके, अब किसी को अपेंडिसाइटिस हो चुका है, अब ऐसा तो है नहीं कि आज अपेंडिसाइटिस हुआ है तो आज ही पूरा अचानक से हो गया, तो थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है और अपन ने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है अपेंडिसाइटिस हो चुका है। अब होम रेडी में क्या रखेंगे, उसके लिए होम ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं हम उस चाइल्ड को अगर अपेंडिसाइटिस हो चुका है तो। नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जब एक्यूट कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन नहीं होती है, तब की बात कर रहे हैं। बॉयल ए फ्यू गार्लिक पॉट्स इन वाटर एंड ऐड हनी फॉर स्वीटनेस एंड गिव टू द चाइल्ड बिकॉज गार्लिक रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। अब गार्लिक क्या होता है, लहसुन को बोलते हैं। अब लहसुन को क्या करेंगे, छील लेंगे और उसको पानी में डाल के उबाल लेते हैं। अब जैसे ही वो पानी बन जाता है उसके अंदर थोड़ा मीठा करने के लिए हनी मिला देते हैं, शहद मिला देते हैं। अब उस पानी को क्या है, बेबी को पिला देंगे। अब ये क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कौन, गार्लिक, जो लहसुन होता है वो। नेक्स्ट, होम ट्रीटमेंट की बात करें, बटर मिल्क रखेंगे। अब बटर मिल्क किस तरीके से क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है गट के अंदर, कोलन के अंदर, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देता है। अब ग्रोथ ही नहीं होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे ट्रीट हो जाएगा और स्प्रेड नहीं होगा, ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, होम ट्रीटमेंट की बात करें, 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस के टीस्पून लेंगे, लगभग 5 से 10 ml जो लेमन जूस लेते हैं, और उसमें थोड़ा शहद मिलाते हैं और उसको बेबी को पिला देते हैं। अब ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, बेटर डाइजेशन में करते हैं। जो फेसिला था, जो हार्ड स्टूल फॉर्मेशन होने की वजह से ब्लॉक कर रहा था,
उसकी ओपनिंग को अपेंडिक्स की, उससे रिलीव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से डाइजेशन हो पाए और जो पूरा फीकल मटेरियल रिमूव हो जाए, फेसिलत वगैरह का फॉर्मेशन ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो अपेंडिक्स की ओपनिंग के अंदर, तो क्या देंगे, लेमन जूस देते हैं। नेक्स्ट होम ट्रीटमेंट की बात करें, गिव हाई फाइबर्स डाइट। अब हाई फाइबर डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिसके अंदर हाई फाइबर्स पाए जाते हैं, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो ब्लॉकेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा अपेंडिक्स की ओपनिंग का, और कंडीशन और भी वर्ज हो सकती है। अब कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट देंगे, कैरेट, बीट्स, ब्रोकोली और एप्पल, स्वीट स्ट्रॉबेरी। तो ये कुछ टाइप के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो देते हैं जिनके अंदर हाई फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट होम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ए पेस्ट ऑफ टर्मेरिक एंड जिंजर। जो हल्दी है और जो अदरक है उनका एक पेस्ट बनाएंगे, और वो किस तरीके से हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करवाता है, साथ में जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी इंटेस्टाइन के अंदर, अपेंडिक्स के अंदर, बॉडी के अंदर, तो उसको भी क्या कर देता है, ये ट्रीट कर देता है। कौन, टर्मेरिक और जिंजर, हल्दी और अदरक का एक पेस्ट बना के देंगे चाइल्ड को। ओके, नेक्स्ट होम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, कैंडाइड जिंजर टेस्ट गुड एंड हैज़ एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज। जो कैंडिडाइट जिंजर होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा आंवले का मुरब्बा होता है, उसी तरीके से क्या करते हैं, अदरक का मुरब्बा बनाते हैं। अदरक को क्या करते हैं, चाशनी में भिगो के रखते हैं, और क्या बन जाता है वो, थोड़े दिनों बाद कैंडाइट जिंजर बोल देते हैं उसको। तो वो खिलाएंगे बेबी को, और वो क्या करेगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट भी करेगा, पेन को भी ट्रीट करवाएगा, एंटी इन्फ्लामेशन का काम भी करता है, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करवाता है, साथ में जो वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, जो नोजी वोमिटिंग की कंडीशन थी, उसको भी ट्रीट करता है। ठीक है, तो क्या देंगे उसको, कैंडाइड जिंजर देते हैं, यानी कि अदरक का मुरब्बा देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो एज ए नर्स अपने को क्या क्या रोल परफॉर्म करने हैं, अगर हॉस्पिटल में कोई चाइल्ड आता है जिसको अपेंडिसाइटिस हो चुका है, तो अपने को कौन कौन सी केयर एक्चुअली में प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन, मेंटेन एनपीओ। अब पता चल गया अपेंडिसाइटिस हो रहा है तो उसको कुछ भी खाना वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि जैसे खाना जाएगा तो क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से क्या हो सकता है, अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है, अपेंडिक्स परफोरेट हो सकती है, और पेरिटोनाइटिस को लीड कर सकती है। इसलिए एनपीओ पे मेंटेन रखते हैं। फ्लूइड, आईवी फ्लूइड देंगे डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। ओके, क्योंकि वहाँ पे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो चुका है, और वहाँ से क्या है, वाटर ऑब्जर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, तो जिस कारण से क्या हुआ, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसलिए क्या है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे चाइल्ड को। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, जो चेंज हो रहे हैं, जो लेवल ऑफ पेन का चेंज हो रहा है, उसके लिए मॉनिटर करते रहना है कि पेन घट रहा है, बढ़ रहा है, तो पेन को लगातार चेक करना, ये मेन और मोस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है। अब क्यों है उसकी बात कर लेते हैं। अगर सडन रिलीफ हो जाता है पेन को, तो किसको इंडिकेट करता है, रप्चरेशन ऑफ अपेंडिक्स की, अपेंडिक्स रप्चर हो चुकी है, फट चुकी है। अगर अचानक से पेन हो रहा था और अब अचानक से बंद हो गया पेन होना, दैट इंडिकेट द परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स, या फिर अपेंडिक्स रप्चर हो चुकी है। और ये किसको लीड कर देती है, रप्चर होने की थोड़ी देर बाद पेरिटोनाइटिस, यानी कि पेरिटोनियम जो कैविटी है उसके अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देगी, और बेबी की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो पेन को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट, अगर पेन सीवियर हो जाता है, जैसे कि अब पेन रिलीव हो गए, आफ्टर रिलीविंग द पेन इट इंडिकेट पेरिटोनाइटिस। जैसे कि अचानक से पेन हो रहा था और थोड़ी देर बाद में फिर अचानक से क्या हो गया, बंद हो गया होना। अब थोड़ी देर के बाद में अगर सीवियर पेन वापस से हो जाता है, दैट इंडिकेट द पेरिटोनाइटिस, क्योंकि जैसे ही फटेगी तो पेन रिलीव हो जाता है। अब धीरे धीरे वो जो फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में फैलेगा, थोड़ा टाइम लेगा, तो वो जैसे टाइम लेगा और इन्फेक्शन वहाँ पे क्रिएट होगा इतनी देर तक, तब तक तो पेन रिलीव लेगा। अब जैसे कंप्लीट रियोसिस में इन्फेक्शन होने लग जाता है, पेरिटोनाइटिस होने लग जाती है, तो सडन सीवियर पेन होगा। अब क्या है, किसको इंडिकेट करता है, ये पेरिटोनाइटिस हो चुका है पेशेंट को। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस। अब पेरिटोनाइटिस हो चुका है तो उसके साइन के लिए मॉनिटर करना है। और कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। अचानक से क्या होगा, पेन बढ़ जाएगा, फीवर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पीक लेवल पे चला जाता है, और एब्डोमेन टेंडरनेस देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पूरे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या हो चुका है, फ्लूइड कलेक्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की, प्रोवाइड राइट साइड लाइंग पोजीशन और लो टू सेमी फाउलर पोजीशन टू प्रमोट कंफर्ट। क्योंकि जैसे ही उस पर प्रेशर रखते हैं या प्रेशर क्रिएट करते हैं जो साइड होती है पेन की राइट साइड के अंदर, तो क्या होगा, पेन को में रिलीव मिलता है।
तो हम क्या करना है, उसको राइट साइड लाइन पोजीशन देना है, क्योंकि राइट साइड की ओर ही क्या है, अपेंडिक्स सिचुएटेड होती है, तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा तो पेन में रिलीफ मिलता है और कंफर्ट फील करेगा बेबी। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें, मॉनिटर बॉल साउंड के लिए मॉनिटर करना है कि कंप्लीटली रूप से जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट लॉस हो चुके हैं या हाइपर एक्टिव बॉल साउंड देखने को मिल रही है, तो बॉल साउंड भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना है। प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब एंटीबायोटिक्स भी दे देंगे ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर हुआ होगा अपेंडिसाइटिस तो वो भी रिलीव हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। मेनली रूप से जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं एज ए एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के रूप में। अब बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की ऑफ अपेंडिसाइटिस। सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ द अपेंडिसाइटिस कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। तो सर्जरी ही एक मेन ट्रीटमेंट होता है अपेंडिसाइटिस का, बट जब तक सर्जरी परफॉर्म नहीं आती तब तक हम होम मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद सर्जरी कर देना ही बेनिफिट रहता है। अगर वो फट गई, रप्चर हो गई तो पेरिटोनाइटिस लीड कर सकती है और बेबी की डेथ भी हो सकती है। सो सर्जरी इज़ द मेन इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट, और जो सर्जरी के द्वारा अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं अपन, अपेंडेक्टोमी बोल देते हैं। अब बात कर लेते हैं मेथड्स की कि किस टाइप से अपेंडेक्टोमी परफॉर्म की जाती है, किस तरीके से हम अपेंडिक्स को रिमूव आउट करते हैं बॉडी से। तो इसके अंदर 2 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट ओपन मेथड एंड देन सेकंड होता है लेप्रोस्कोपिक मेथड। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ओपन मेथड क्या होता है और लेप्रोस्कोपिक मेथड क्या होता है। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं ओपन मेथड की। इसमें क्या करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इन दिस मेक ए इंसिजन ऑन राइट लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन नियर द अपेंडिक्स टू फाइंड एंड रिमूव द अपेंडिक्स। इसमें जो राइट साइड में क्या करेंगे, लोअर जो राइट एब्डोमेन वाला एरिया होता है जहाँ पे अपेंडिक्स सिचुएटेड होती है, वहाँ पे एक ओपनिंग बनाते हैं और उसको अपेंडिक्स को सीधा रिमूव आउट कर लेते हैं। ये तो हो गया ओपन मेथड। इफ अपेंडिक्स हैज रप्चर्ड, ए ट्यूब इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी टू ड्रेन आउट द फ्लूइड। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो चुका है तो हमें क्या करना है, एक ट्यूब इंसर्ट करनी है एब्डोमिनल कैविटी में, ताकि जो भी फ्लूइड लीकेज हुआ है वो उसको रिमूव आउट कर सके, नहीं तो वो पूरी पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड होकर पेरिटोनाइटिस लीड कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेप्रोस्कोपिक मेथड। इसमें क्या करते हैं, दिस सर्जरी इन्वॉल्व मेकिंग सेवरल टीनी इंसिजन ऑन द एब्डोमेन थ्रू विच ए कैमरा एंड लाइट आर इंसर्टेड टू व्यू एंड रिमूव द अपेंडिक्स। इसमें क्या करेंगे, सर्जरी के द्वारा बहुत ज़्यादा इंसिजन बना, लगभग 5-6 इंसिजन बना लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल इंसिजन बनाते हैं एब्डोमेन पे, और कैमरा और लाइट इंसर्ट करते हैं ताकि विजुलाइज हो सके अपेंडिक्स, और उसके बाद फोर्सेप या फिर सीजर की सहायता से अपेंडिक्स को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेप्रोस्कोपिक मेथड, क्योंकि इसमें लेप्रोस्कोप का यूज करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से इंसिजन बना लेंगे, कैमरा वगैरह ये इंसर्ट कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो सके, फिर मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद जो सर्जन है उसको कट आउट करके रिमूव कर देता है अपेंडिक्स को, और इस तरीके से क्या ट्रीट हो जाएगी, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सर्जरी परफॉर्म करने से पहले कौन कौन से इंटरवेंशन अपने को अप्लाई करने ज़रूरी है। जैसा किसी को सर्जरी परफॉर्म करनी है तो कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन या प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट अपने को परफॉर्म करना ज़रूरी है। फर्स्ट वन, क्लीन द सर्जिकल साइट बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सबसे पहले जहाँ से भी हम इंसिजन लगाने वाले हैं, इंसिजन बनाने वाले हैं एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, उस साइट को क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के लिए, ताकि इन्फेक्शन वगैरह स्प्रेड ना हो। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, एंड देन उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि सर्जरी के टाइम पे पेन वगैरह क्रिएट ना हो। ओके, तो ये मेन प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट है। बाकी और भी देख सकते हैं कि हाइजेनिक टेक्निक यूज़ में लेने, ग्लव्स वगैरह पहनने, एंड जो हाइजेनिक इक्विपमेंट्स यूज़ में लेने, तो ये लगभग सभी सर्जरी में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव। अब अपेंडेक्टोमी कर दिया, अपेंडिक्स को रिमूव आउट कर दिया गया है, उसके बाद क्या क्या इंटरवेंशन अपने को अप्लाई करने हैं, परफॉर्म करने। फर्स्ट वन हो गया आईवी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करेंगे और पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे जब तक कि बोल साउंड वापस से रिटर्न ना हो जाए। ठीक है, बोल साउंड एब्सेंट है, दैट इंडिकेट द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एब्सेंट है और हमने उसको कुछ खिला दिया तो वापस से वहाँ पे ओपनिंग को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिव एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। अवॉइड स्पोर्ट लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स
अनटिल जब तक कि हीलिंग कंप्लीटेड नहीं हो जाती तब तक के लिए। एंड नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं लिफ्टिंग वगैरह मूवमेंट वगैरह के लिए थोड़ा सा वो करना है कि थोड़ा सा अपने को मूवमेंट करना है थोड़ा बहुत, ताकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह क्रिएट ना हो जाए बेबी के अंदर, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो पाएंगे अच्छे तरीके से और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, हाई फाइबर रिच डाइट देते हैं, साथ में पेलेंटिव फ्लूइड भी देते हैं। जब स्टार्टिंग करते हैं सॉलिड डाइट देना जब स्टार्ट कर देते हैं तो हाई फाइबर रिच डाइट ही प्रेस्क्राइब करते हैं और पानी वगैरह ज़्यादा पिलाते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो मेन कॉम्प्लिकेशन होगा पेरिटोनाइटिस। ये क्या होगा, क्योंकि जो रप्चर हो जाएगा और फ्लूइड क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। सिम्टम्स कौन से होंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, टेंडरनेस देखने को मिलता है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स देखने को मिलेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा। एंड नेक्स्ट वन नोजिया एंड वोमिटिंग, तो ये देखने को मिल रहा है, दैट इंडिकेट द पेरिटोनाइटिस। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं पेरिटोनाइटिस ना हो किसी के अंदर, तो हॉट एप्लीकेशन अवॉइड करना है जहाँ पे पेन हो रहा है। कई बार क्या होता है कि पेन रिलीव के हम हॉट एप्लीकेशन दे देते हैं, बट हॉट एप्लीकेशन अवॉइड करना है इस कंडीशन में अपेंडिसाइटिस में, क्योंकि हॉट एप्लीकेशन से अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है। तो यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन यूज़ लेना है अगर पेन को रिलीव करना है तो। नेक्स्ट लैक्सेटिव वगैरह नहीं देनी, क्योंकि लैक्सेटिव क्या करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा देती है और जैसे ही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेंगे तो क्या होगा, अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है और पेरिटोनाइटिस को लीड कर सकती है। अवॉइड द एनिमा वगैरह भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाते हैं और अपेंडिक्स का परफोरेशन को लीड कर सकते हैं। और जैसे ही अपेंडिक्स परफोरेट हो जाएगी तो क्या लीड कर देगी वो, पेरिटोनाइटिस, और बेबी की डेथ हो जाएगी। सेकंड कॉम्प्लिकेशन एब्सेस का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। अब ये क्या होगा, जैसे ही रप्चर होगा फ्लूइड लीकेज हो जाता है और इंटेस्टाइन के साथ मिक्स हो जाएगा और पस का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन की सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया ब्लड इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जब रिलीज होगा फ्लूइड तो क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं और ब्लड इन्फेक्शन लीड कर देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, सेप्टिसेमिया बोल देते हैं। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।